सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 1 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले विषय पे इंडिया ईयू लुक टू सील ट्रेड डील्स दिस ईयर, ट्रम्प कीप्स मार्केट्स रीलिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप पे 25% टैरिफ लगाने की जो बात ट्रम्प साहब ने करी थी, उस पे वो अभी भी टिके हुए हैं। इसके मद्देनज़र विशेषकर और ज़्यादा नई मार्केट्स की तलाश कर रहा है यूरोपियन यूनियन। हालांकि इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन भारत में कई प्रकार का कारोबार करता रहा है और हमारा खुद का कस्टमर भी रहा है। यूरोपियन यूनियन भारत से पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम जो हम सस्ते में ख़रीदते हैं क्रूड फॉर्म में रशिया से, उसका रिफाइंड करने के बाद हम उसे यूरोपियन यूनियन को बेचते हैं। तो हमारा कस्टमर कैसे है? यूरोपियन यूनियन। पेट्रोलियम के लिए हम पे डिपेंडेंट है, परचेज़ करता है हमसे सस्ते में, कम रेट में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए हमसे ही लेता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हमसे लेता है। और इसके अलावा सर्विसेज भी कई यूरोपियन कंपनीज सर्विसेज भारत के माइंड्स से लेती हैं। At a time when both India and European Union brace to face reciprocal tariffs from the US and transatlantic relationship is strained like never before, Prime Minister Modi and visiting President of European Commission Ursula von der Leyen tasked the negotiators to conclude India-EU trade agreement by the end of 2025. ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ विस्की, वाइन्स, कई चीज़ों को लेके बात करी गई है। इसके अलावा अगला आर्टिकल आता है कि मार्केट बहुत डाउन चल रही है। फ्राइडे सेंसेक्स डाइव्स 1.9%, निफ्टी डाउन 15%। आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ। After second quarter slump, economy has picked up pace. Concerns over the robustness of momentum remain. After slowing down sharply in the second quarter of the ongoing financial year, the Indian economy rebounded in the third quarter, growing at 6.2% as per data released by National Statistics Office. The rebound, which was driven more by government spending and private consumption, was expected as several high-frequency indicators that pointed in that direction. With estimate growth for the year so far comes to 6.1%. Alongside the NSO's revised upward estimate for a full year growth, it has now pegged the economy to grow at 6.5% in 24-25, up marginally from its earlier estimate of 6.4. This has been largely due to the industrial sector, in particular manufacturing. Decline तो देखने को मिला है. The sector is expected to grow just 4.3% this year, down from 12.3% last year. मैन्युफैक्चरिंग मैंने भी कई बार पहले बताया कि मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से रुकी गई है भारत में। जब तक मैन्युफैक्चरिंग पे और प्रेशर नहीं डाला जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग में, तब तक इकॉनमी डाउन रहेगी। इसके पीछे बहुत बड़ा सर्कल होता है। जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो पहली बात है वो देश में बनाई जा रही होती है, तो वो खरीदनी नहीं पड़ती है। बनाई जा रही होती है, देश में रॉ मटेरियल मिलता है, इसके साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। प्रोडक्ट बनेगा जब सेल होता है, लोगों को सैलरीज मिलती हैं। तो एक ही मैन्युफैक्चरिंग अकेला अगर हम देखें तो एक ही साथ डबल बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, इधर वेजेस के रूप में और उधर मार्केट को प्रोडक्ट के रूप में। अल्टीमेटली जो अर्निंग होती है मेरे प्रोड्यूसर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। इसके अलावा इस पूरे प्रोसीजर में जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फिर सर्विसेज, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये सब चक्कर में चलते रहते हैं। इससे चलती रहती है अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी और डायरेक्टली हम परचेज़ कर लेंगे बाहर से फिनिश गुड, तो ये पूरी साइकिल कभी बनी ही नहीं। लोगों को कभी एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं, तो कोई भी सामान यहाँ वहाँ गया ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर चेन यहाँ बनी ही नहीं,
फ़ायदा सिर्फ उनका हुआ जो ट्रेडर्स हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ वहाँ से लेके मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए भी बेइंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हो जाता है। अब इंडस्ट्री सेक्टर जहाँ लास्ट ईयर 12.3% पे चल रहा था, इसमें 4.3% पे आके गिर चुका है, इतना नीचे आ गया है। Agri activities have been healthy due to strong Kharif output and health by healthy Rabi sowing, implicit in the NSO's latest data. बाकी एग्रीकल्चर फिर भी ठीक ही रहता है, हमेशा एग्रीकल्चर बना रहता है हर साल. The last few quarters have seen a soaring of investor sentiment. On Friday, the BSE Sensex fall 1.9%, ending the day at 73,198 since its peak of 85,978 on September. मगर मार्केट आज तक का 1996 के बाद सबसे लोएस्ट पहुंचा है कल, and it's totally due to domestic policies. Little bit of global impact as well. अगला है एंड द गन कल्चर विद मिलिशिया सरेंडरिंग वेपन्स, पॉसिबिलिटीज ऑफ पीस इन मणिपुर. मणिपुर में पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि मिलिशियाज ने गन्स और जो आर्मरी रेड करके चोरी करी थी, चोरी नहीं करी थी, लूट के ले गए थे, वो उन्होंने वापस कर दी हैं. इसके अलावा धीरे धीरे से शांति की तरफ बात चल रही है. मणिपुर नाउ अंडर प्रेसिडेंट्स रूल पार्ट ऑफ रीजन फॉर द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट persisting for 21 months in the flow of small arms. Thousands of firearms, including assault rifles, carbines, ammunition, have been looted. बहुत लूट मारी हुई थी आर्मरी की. Reportedly, even from police stations and armories, enabling village volunteer organizations and Meitei Kuki militia groups to engage in armed confrontations. इसलिए और इन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि भारी मात्रा में आर्म्स ऑक्यूपाई कर लिए थे मिलिशिया ग्रुप्स ने. फिर स्मगलिंग भी बढ़ गई थी म्यांमार बॉर्डर से, जो कि बहुत ही हाईली पोरस ओपन बॉर्डर है, अपने आप में बहुत पोरस है, बहुत ओपन है. सिक्योरिटी फोर्सेस हैव स्ट्रगल्ड टू कर्ब गन वायलेंस एंड डिसआर्म मिलिशियास डिस्पाइट द रिकवरी ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आर्म्स इन कोम्बिंग ऑपरेशंस. लास्ट वीक मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भल्ला did the right thing in issuing an appeal to people all communities to surrender looted and illegally held weapons. सरेंडर करा मिलिशियाज ने वेपन्स को अपने. लास्ट वीक इनिशिएटिव वाज नॉट द फर्स्ट टाइम अ कॉल टू सरेंडर looted weapons was issued in strike from state. In 2023, a few weeks into the ethnic conflict, a drop box for returning weapons was set up outside the home of BJP legislator from Imphal East, with a poster carrying a message in English in Meitei language: "Please drop your snatch weapons here." According to latest last update in 2024, was by Security Home Advisor Manipur Government Kuldeep Singh, 1,200 of approximately 6,000 looted weapons had been recovered by security forces, while thousands of weapons continue to remain in circulation. तो गवर्नमेंट ने प्रयास करा कि अगर आप लोग चाहें तो खुद वापस भी कर सकते हैं. द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ आर्म्स मेड इट डिफिकल्ट टू रिस्ट्रिक्ट द कॉन्फ्लिक्ट टू फ्यू लोकेलिटीज़. और देखिए, आर्म्स ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कारण भी हैं. ये ट्रबल और ये फाइट और इंटेंस होती गई मणिपुर में, विच टर्न आउट टू बी टोटली आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस. अगला आर्टिकल, ट्रंप साहब की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस जो ग्लोबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं डिप्लोमेसी में और फाइनेंस सेक्टर में, इसके बारे में बता रहा है. आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा था, अच्छा लगा मुझे. Globalization also made it impossible to separate domestic from international concerns. Terrorism and migration came to represent these blurring spheres in popular understanding, while politicians increasingly sacrificed domestic needs for international considerations in the free trade deals, as well as wars and military interventions around the world. Public opinion in the West, which has been solidly against interventions like those in Iraq and Gaza, is routinely shut out of political debates in favor of wage issues and culture wars against internal enemies. बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन्स हैं अपने आप में ये. Who are PKK, the Kurdish armed group fighting against Turkey. ये खबर आती है, बहुत लंबे समय से चल रहा है. कर्ड्स रेबेलियन के जो लीडर थे, उन्होंने कहा कि अब हम जो अपना 10 सालों पुराना आंदोलन है, इसे हथियार रख के बंद करना चाहते हैं. जेल में है PKK's founder Abdullah Öcalan. For more than 4 decades, Turkey
has been fighting an armed insurgency by the Kurdistan Workers' Party or PKK, a militant group that says it seeks greater rights for the country's Kurdish minority. Now, PKK's founder Abdullah Öcalan has called on Kurdish fighters to lay down their arms, however, it remains unclear how effective his plea will be. उन्होंने कहा कि अब अपने हथियार रख दीजिए और सरेंडर करिए. The group launched an armed insurgency around Turkish state in the early 1980s. PKK फॉर्म करा गया था Kurds बेसिकली उनके लिए कुर्दिश लोग होते हैं who are believed to make up 15% of more of Turkey's population, starting from mountains in the eastern and southern Turkey. PKK fighters attacked Turkish military bases and police stations, prompting harsh government responses. Later, the conflict spread to other parts of the country, with devastating PKK bombings in Turkish cities that killed many civilians. So, बाकी problems वहाँ पे रही हैं. Kurds वैसे होते कौन हैं? An ethnic group of roughly 40 million people. There are widely varying estimates, concentrated in Iran, Iraq, Syria, and Turkey. Iran, Iraq, Syria, and Turkey. They speak multiple dialects of Kurdish, a language not directly related to Turkish or Arabic. Most are Sunni Muslims. The Kurds were promised a nation of their own by world powers after World War I, but this was never granted. There were Kurdish rebellions in various countries over the following generations, and Kurds have faced state suppression of their language and culture. और उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है इतना मॉडर्न समाज में. In Syria, the Kurdish-led Syrian Democratic Forces, whose leaders have rooted in PKK and follow Öcalan's ideology, controls the northeastern part of the country. They have been backed for years by United States and played a crucial role in defeating the Islamic State group. But the fall of Syrian strongman Bashar al-Assad in December has left their figure status unclear. Since 1991 Gulf War, the largely Kurdish northern region of Iraq has been semi-autonomous. How did previous peace efforts fare? The multiple efforts to freeze and end the Turkey-PKK conflict have been made, starting the ceasefire in 1993, but all of them collapsed. पहले भी कई प्रयास करे गए हैं, मगर अब जो हुआ है वो बड़ा है. ओकलान जो कि इस समय खुद जेल में बंद है, लंबे समय से बंद है. इतना लंबा आंदोलन उन्होंने कर्डिश मूवमेंट के लिए लगाया था. अब वो कह रहे हैं कि अपने वेपन्स वगैरह सरेंडर कर दीजिए और शांति की तरफ आगे बढ़िए. मार्केट क्रैश, वाई एंड व्हाट नाउ. ये मार्केट जो क्रैश हुई है उसके बारे में बताया कि क्यों. सेवरल रीजंस फॉर क्रैश, अपॉर्चुनिटी इन लार्ज कैप्स. और हालांकि ये आगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, ये कभी इंटरव्यू वगैरह में काम आ सकता है. फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. इस क्विक एनालिसिस में बने रहने के लिए और वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिए. अच्छा लगता है कि आप लोग वेबसाइट को रेगुलरली विज़िट कर रहे हैं. ऐसे ही सपोर्ट करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. थैंक यू.